बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा अब हमने पार्टनरशिप में पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे बात की, फिर हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पे बात की, रिटायरमेंट पे बात हुई। अब हमें पार्टनरशिप के एंड पे बात करनी है। मीन पार्टनरशिप अगर ख़त्म करनी हो तो कैसे की जाती है। एक तो ये बहुत अहम बात है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स मौजूद हैं जो अक्सर आपके बोर्ड में आए होते हैं, और उसी हवाले से यहाँ पे जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिक भी इसमें से आ चुका है और इसमें काम करना थोड़ा आसान होता है। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको सिर्फ चंद एक चीज़ों को मेमोराइज रखना पड़ेगा, कुछ चंद एक एंट्रीज हैं और सवाल आपका नॉर्मल रहेगा। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और उसमें देखते हैं जो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या दी हुई है, ताकि हम उसे एनालाइज कर लें और देख लें कि ये हम इसमें कितना कुछ या क्या कुछ हमें करना है। बेटा ये पहला लेक्चर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर। ये आपकी किताब में चैप्टर नंबर 9 होगा। इंट्रोडक्शन में ये है जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन एट द एंड ऑफ पार्टनरशिप। देखिए ये बड़ा सीधा सा लफ्ज है, यानी कि पार्टनरशिप खत्म हो गई, डिसोल्यूशन हो गई। यहां पे ना कुछ कंफ्यूजन होता है लोगों को, या कोई डेफिनेशन ऐसी पूछ ली जाती है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस अलग चीज है। आपकी पार्टनरशिप है, आप थे, जिस तरह हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था, आपके पार्टनर थे ए, बी एंड सी। फर्ज करें बी चला जाता है तो ऑटोमेटिक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी एंड द रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी में कंटिन्यू दैट सेम बिजनेस, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर किया जा रहा है इस वक्त। इसमें आपको वो डेफिनेशन बताई जा रही हैं जो आप गौर से देखिएगा, फिर आपको लिखने में भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी, डिफाइन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। या बाद दफा अगर सवाल पूछा जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो वो शायद फर्म के हवाले से लिख के आता है, या बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के हवाले से लिख के आ जाता है, यानी कि फर्म का जिक्र नहीं करता। आप देखें इसमें आप एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व द पार्टनरशिप। लें जी, वही बात आ गई। एग्रीमेंट में कोई चेंज हुआ, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, यानी कि आप दोबारा से नया एग्रीमेंट साइन करेंगे, दोबारा से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप तय करेंगे, फिर वो एग्रीमेंट ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा, और फिर आप उसे दोबारा लेके चलेंगे। इसका मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ तो पार्टनरशिप भी खत्म होगी। दिस इज द बेसिक सेंस। Dissolution of partnership does not mean the end of the partnership firm, business firm or business। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस खत्म हो गया है, आपका बिजनेस कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुआ। सिर्फ आपकी पार्टनरशिप में चेंज आया है, उसके एग्रीमेंट में चेंज आया है, इसलिए हम कहेंगे जी पार्टनरशिप खत्म हो गई। एग्रीमेंट चेंज, पार्टनरशिप खत्म। मेंबरान की या उसके पार्टनर्स की तादाद में तब्दीली आई, पार्टनरशिप खत्म। आगे चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये है जी मेन एरिया। ये वो टॉपिक है जिसपे हमारे सवाल बने होंगे, यानी कि इस चीज को हमें आगे प्रोसीड करना है, इसी चीज को आगे लेके जाना है हमने। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, या फर्म की बात हुई, फर्म के दरमियान में जितने पार्टनर्स हैं वो खत्म हो जाएं तो फर्म भी डिसॉल्व कर दी जाती है। इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज द क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्लोज किया जा रहा है उसको, क्लोजर, उसे खत्म किया जा रहा है। तो उसे हम तब भी बोलेंगे जब पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म किया जा रहा होगा, इसका मतलब है बिजनेस डिसॉल्व किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है इसमें, द बिजनेस एक्टिविटीज कम टू एन एंड, assets of the firms are sold, liabilities are paid and the capital accounts of the partner are settled। ये है बेटा, अगर ये सिचुएशन आपको याद रहे कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एसेट्स सेल करने हैं। अगर आपको कभी थोड़ा सा इस पे सोचना पड़े ना तो बड़ा सीधा सा है। देखिए जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो एसेट्स परचेज किए थे, एसेट्स परचेज किए थे, फिर आपने कुछ लायबिलिटीज इंकर की थी, आपने लोन लिया होगा। तो अब जब आपने इनको और अपने पैसे, सबसे पहले तो कैपिटल आया होगा आपके पास, उस पैसे से आपने कुछ एसेट्स खरीदे होंगे, फिर आपके पास जब एसेट्स कम पड़ गए या उसके कैश कम पड़ गया तो आपने थोड़ा लोन लिया होगा। बेटा ये ही प्रोसेस है मीन। और आप इसे आप गौर से देखें, इस पर अगर मैं यूं बात कर रहा हूं कि जी एसेट्स को हमने सेल करना है, लायबिलिटीज को पे करना है, कैपिटल को पे करना है,
कैपिटल अकाउंट को सेटल करना है, तो बेटा देखो ये वही हेड्स हैं जो बैलेंस शीट में अवेलेबल होते हैं, ये वही हेड हैं जो बैलेंस शीट में अवेलेबल होते हैं। तो एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि इस सवाल का जो आगाज आपको मिलेगा वो बैलेंस शीट से मिलेगा। मीन यहां पे एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, कैपिटल अकाउंट्स होंगे। हमने उन्हीं को आपस में एडजस्ट करना है, उन्हीं से हमने अपने सवाल की तमाम चीजें ढूंढनी होती हैं। अब एक बात तो यहां से इस लाइन में ये बात बता दी गई है कि आपने क्या करना है बेटा, पहले एसेट सेल करना है। अब एसेट सेल कैसे होंगे, किस तरह होंगे, ये प्रोसेस है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इसी पे होगा कि हमें ये सब कुछ किस तरह परफॉर्म करना होता है। जब एसेट सेल हो जाएंगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश आ गया, उस कैश में कुछ पहला कैश भी पड़ा होगा, वो आप शामिल करेंगे और सबसे पहले अपनी आप लायबिलिटीज को पे करेंगे। बेटा ये कौन सी लायबिलिटीज है, ये है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, मीन पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटीज नहीं है। अगर किसी पार्टनर से आपने लोन लिया हुआ है, दिस इज नॉट द थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में क्या होगा, क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, इस तरह की वो लायबिलिटीज जो है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कहलाती हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में वो डॉज देने के लिए किसी पार्टनर के रेफरेंस से कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा होता है, इससे आपको लगता है कि शायद वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर एक था जी मिस्टर ए का कैपिटल है, एक है जी लोन फ्रॉम मिस्टर एज वाइफ। अब ए की वाइफ से लोन लिया है एंड उसकी जो वाइफ थी वो पार्टनर नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो थर्ड पार्टी लोन कहलाएगा, हम उसे पे करेंगे। इसके बाद जब आप अपने एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं तो बहुत सीधी सी बात एक सामने आती है, अब आप बनाएंगे बेटा कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, यहां पे अभी मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए यहां बता के जा रहा हूं ताकि जब हम सवाल में जाएं तो आपको ये बातें थोड़ी बहुत याद रहें। कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पार्टनर पैसे लेके आएगा, क्योंकि अब इतनी बात तो आप समझते हैं ना बेटा, इतने सारे कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे आपने, एडमिशन में बनाए हैं, रिटायरमेंट में बनाए हैं, तो उसका अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो वो कैपिटल के पैसे अपना डेफिशिएंसी जो है डेबिट बैलेंस की वो पूरी करेगा, वो पैसे लेके आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे पैसे देंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे पेमेंट करेंगे, वो पैसे लेके जाएगा, कहां से, बिजनेस से जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये मेन हिस्सा है जिसका ताल्लुक आपके न्यूमेरिक से। अगर आप इसको बहुत आराम से संजीदगी से समझ लें तो सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहीं कंफ्यूज रहते हैं या आपको स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं होती या उसकी बात समझ नहीं आती तो फिर आपके लिए मसला बनता है, फिर आप कंफ्यूज भी रहते हैं, फिर आपसे सवाल हल नहीं होते। और सवाल इसका बहुत छोटा सा आता है, एंट्रीज बहुत अच्छी हैं, ज़ाहिर चीज़ें उसमें सारी इंफॉर्मेटिव हैं, उसमें आपको नॉलेज बहुत मिलेगा, आपने कई चीज़ें नई सीखनी होती हैं, तो सारी चीज़ें इसमें बेटा ऐड इन होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। हमने पहले जो 3 पॉइंट्स पढ़े और इनमें से पहले जो 2 पॉइंट्स थे वो मेन इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्क होता है। जिससे जब डेफिनेशन आए तो अगर पार्टनरशिप में अमंग द ऑल द पार्टनर्स द एग्रीमेंट गेट्स चेंज, इट्स मीन इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, नॉट अ फर्म। और फर्म के लिए उनके लिए आपको मजीद कुछ शराइत को मुकम्मल करना जरूरी होता है। तो इसलिए दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पेपर में पूछी जा रही होती हैं। देखिए सवाल ना भी आए, सवाल ये जरूर शॉर्ट आंसर में जरूर पूछा जाता है, एमसीक्यूज में ऐसी बातें जरूर आ रही होती हैं जो आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो या आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें। नहीं जी, अब इसका बाकी हिस्सा हमने इस पे पढ़ने हैं, इसके मोड्स किस तरह इससे हम खत्म करते हैं। आपने कॉमर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी हुई हैं, समझ ले वहीं से बहुत कुछ हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, कुछ चीजें आपकी किताब में भी हैं, तो अकाउंटिंग एंगल से भी हमने कुछ इसको लेके जा रहे हैं आगे, तो वहां पे आपको जाके ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं जी इसके मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कौन कौन से हैं। आइए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। नहीं जी, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि उसके जो मोड्स हैं, तरीकेकार हैं, वो क्या क्या हैं, किस तरह के हैं, उस पर हमने बात करनी है। ये अगेन दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फार एज योर शॉर्ट आंसर्स आर कंसर्न और इवन योर एमसीक्यूज आर कंसर्न। जहां तक आपके एमसीक्यूज का ताल्लुक है या शॉर्ट आंसर्स का ताल्लुक है, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपने या तो आप वो पूछ लेगा जी हाउ मेनी मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन आर, तो आपको ये जितने भी मैं आप इस बोर्ड पर और फिर इसके बाद जो बोर्ड है वहां जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपने उसकी हेडिंग को रिप्रोड्यूस करना होता है। अगर वो इनमें से किसी एक के बारे में पूछ रहे हैं ये क्या होता है, तो उसके नीचे 2 या 3 पॉइंट जो हैं वो आप वहां पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने इन चीजों का जरा ख्याल रखना होता है और कुछ नहीं है। ले जी अब चलते हैं इस पे
और देखते हैं इसमें कौन कौन से मोड्स है। बेटा पहला जो है बहुत आसान सा है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इफ इट इज ऑलरेडी रिटन इन द एग्रीमेंट, जो उन्होंने साइन किया था कि हम पार्टनरशिप को इस वक्त जाके खत्म कर देंगे या हम पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसमें एग्रीमेंट का मतलब ये होता है दे आर ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, सॉल्वेंट क्या होता है भाई? सॉल्वेंट वो होता है जो अपने ऊपर तमाम वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी कर सकता हो। इसका मतलब है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उन्होंने आपस में एग्री किया कि जी चले बहुत हो गया, पार्टनरशिप खत्म करते हैं, एंड दे आर गोइंग टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिजनेस। दिस इज व्हाट, दिस इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। भाई एग्री हो गए, बहुत सीधी सी बात है। और एक बात मैंने बहुत अहम बताई, दे आर ऑल सॉल्वेंट पार्टनर। तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट जब होगा तो उसमें ये जरूरी नहीं है या ये कंडीशन ही नहीं होती कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है या सारे इंसॉल्वेंट हो गए हैं या कोई किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया है। इस तरह की कोई कंडीशन यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है दे आर वेरी वेल अप, दे आर वेरी फ्री टू डिसाइड एंड दे हैव डिसाइड देयर सेल्फ कि जी हमें अब खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस खत्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसके बाद है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, और यहां मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का ये बड़ा अहम फीचर है कि वहां पे अगर कोई एक पार्टनर नोटिस दे देता है तो जब वो नोटिस बाकी तमाम पार्टनर्स के नॉलेज में आता है तो उसी दिन से वो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म समझा जाता है। जैसी वो उसके नॉलेज में आता है, बाकी पार्टनर्स के नॉलेज में आता है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस इसने खत्म करवा दिया है, तो तब से वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस बाय द नोटिस, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। यहां लिखा हुआ है बाय एनी पार्टनर गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर नोटिस दे देता है इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स और द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म कि जी मैं बिजनेस डिसॉल्व कर रहा हूं, तो दिस कैन ओनली बी हैपन इन पार्टनरशिप एट विल। तो आप इसे वहां जाके खत्म कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे। पहले की तरह वहां पे सब डिसाइडेड थे, दूसरे में भी यही हुआ, एक पार्टनर ने नोटिस दिया कि जी पार्टनरशिप बिजनेस खत्म कर दें, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या है बेटा? कंपल्सरी यानी कि लाजमी, जो करार दे दिया गया, कंपल्सरी है जी खत्म करें। आप कैसे? इफ एनी पार्टनर हैज बिकम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपने जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी नहीं कर सकता। अब एक बात यहां बेटा याद रखनी है, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये डिक्लेयर कौन करेगा? ये कोर्ट करता है। कैसे करता है सर? ये क्या चीज होती है, कैसे पता चलता है ये इंसॉल्वेंट हो गया है, इस बंदे का दिवालिया हो गया है? बेटा पहले तो ये पता चलता है उसने अपने ऊपर जो उसके वाजिबुल अदा कर्जे हैं उसके अपने जाती और बिजनेस के वो कितने हैं। फिर यह देखा जाता है कि उसकी अपनी पर्सनल या जाती जायदाद कितनी है, और जब उसे उसकी जायदाद की वैल्यूएशन करने के बाद उसको इस अमाउंट की वैल्यूएशन से जो हमने की होती है उसे कंपेयर करते हैं। अगर तो वो पैसे कम पड़ रहे हो तो वो इंसॉल्वेंट है। मिसाल के तौर पर उस पर वाजिब अदा कर्जे थे 10 लाख के और उसके पास जो अपनी प्रॉपर्टीज थी वो 5 लाख की थी और उसके पास कुछ भी नहीं था, इसका मतलब है वो इंसॉल्वेंट हो गया। 5 लाख रुपए वो अदा नहीं कर सकता। और ये जजमेंट या इसका फैसला कौन करेगा? बेटा ये कोर्ट करेगा। इंसॉल्वेंसी एक्ट होता है बाकायदा, इसके तहत ये बात की जाती है, तो वो डिसाइड करेंगे कि ये कैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा। यार हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारी तो एक लाइन थी, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया। इफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर तमाम पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, पहले तो था कि जी एक हो गया, अब है सारे हो गए। उसके बाद क्या है? इफ एनी इवेंट हैज मेड द बिजनेस इलीगल और अनलॉफुल, अगर कोई ऐसा उसमें इवेंट हो गया है, कोई ऐसा वाकया हुआ है जिससे वो बिजनेस जो है वो अनलॉफुल हो चुका है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, तो देन इट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। टाइप किसकी है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन की। अब ये 3 पॉइंट हैं, 2 बड़े सीधे से हैं, पहले आप बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। एक में था एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, दूसरे में क्या था? व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। और तीसरे में क्या बात पड़ी कि कोई ऐसा इवेंट है, इवेंट दैट हैपेंड व्हिच मेक द पार्टनरशिप बिजनेस अनलॉफुल। ये तीसरी बात होगी। ये 3 पॉइंट्स कोई मुश्किल नहीं होते बेटा मेमोराइज करने में, आप इसे बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसका एक चौथा मोड भी मौजूद है, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज।
कॉन्टिजेंसीज कुछ कहते हैं जो ऐसे हालात और वाकयात, कोई ऐसी चीज़ें रूनुमा हो जाए, नागहानी हालात जिसे आप कहते हैं, ऐसी कुछ हो जाए, तो उसके मुतहत जब हम पार्टनरशिप खत्म करेंगे, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म, आपने पार्टनरशिप किसी खास पीरियड के लिए बनाई थी, पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई थी, वो टर्म एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, अब उसके बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी, पार्टनरशिप खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसके बाद है ऑन द कंप्लीशन ऑफ वेंचर। वेंचर क्या होता है बेटा? जॉइंट वेंचर जो हैं ये क्या होते हैं, कुछ लोग हैं किसी काम को करने के लिए इकट्ठे होते हैं, किसी काम को करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस काम को करते हैं, जब वो काम की तकमील हो जाती है उनका वो आपस में उनकी पार्टनरशिप खुद ब खुद खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इस पे कई एक प्रोजेक्ट्स हैं, मोटरवे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट था, शुरू में जब बनाया गया था तो ये डेवू के साथ था, पार्टनरशिप थी इनकी, यानी कि जॉइंट वेंचर था डेवू के साथ, टेल डेवू के नाम से ये जॉइंट वेंचर था, उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद जैसे वो खत्म हुआ उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो गया, यानी कि उनका आपस में वो जो भी एग्रीमेंट था वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। उसके बाद ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, अगर डिसोल्यूशन हो जाती है तो ये पार्टनरशिप के सेंस में भी आती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, डेथ ऑफ ए पार्टनर है। अगर फर्ज किया ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, इफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, रिमेनिंग पार्टनर दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, देन व्हाट विल हैपन? पार्टनरशिप में डिसॉल्व, पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है। भाई एक ए बी सी थे, सी एक्सपायर हो गया, अब ए ओ बी चाहते हैं कि यार हमने बिजनेस नहीं करना, तो वो बिजनेस खत्म किया जा सकता है। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये बात अभी ऊपर भी पहले डिस्कस हुई थी, अब यहां पे डिक्लेयर का लफ्ज नहीं आया हुआ, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, अब डिक्लेयर करना तो कोर्ट का काम है ना, बहरहाल ये भी एक पॉइंट है। इस पे भी आप 2-3 पॉइंट बड़ी इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, मसलन पहला था एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड है, दूसरा कंप्लीशन ऑफ वेंचर, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, क्योंकि जब 2 नंबर के लिए सवाल आता है तो इसमें इतना ही मटेरियल प्रोवाइड करना आपके लिए दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज मोर देन एनफ, बहुत ठीक ठाक होगा। इसके बाद बेटा एक दफा इसको देख लें, हमने इस बोर्ड पर एक तो बड़ा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कंपल्सरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। अब हमारे पास एक और मोड बचा है, इसके लिए बेटा हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके हम फिर एनालाइज करते हैं या देखते हैं कि वहां पे अब हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें मेमोराइज करनी है और वो किस तरह का होगा। तो आइए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। नहीं जी, इसका आखिरी जो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर जारी कर देता है। इसमें आप इसकी लाइन भी मैं इसमें लिखा हुआ भी है, वो आप पढ़ सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं। इफ एनी पार्टनर फाइल्स अ सूट, सूट फाइल करता है मीन मुकदमा करता है, द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ये चंद एक ग्राउंड्स मैंने यहां लिखी हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, मैंने चंद एक लिखी हैं, आपके लिए काफी होंगी। Where the partner has became unsound minded, अगर पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंडेड है, मीन वो उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, मे कोर्ट में डिक्लेयर द ऑर्डर कि आप इसको क्या कर दें, पार्टनरशिप को खत्म कर दें। When the partnership business cannot be carried on except loss, आपके पार्टनरशिप में मुसलसल लॉस हो रहा है, अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस में मुसलसल लॉस हो रहा है तो आप उस बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। इसके ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ सकते हैं। आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आ रहा तो आप उस बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड हिज एंटायर शेयर टू अ थर्ड पार्टी, अब देखें आप अपना हिस्सा जो है आपस में तो किसी को दे देते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, लेकिन उन्होंने एंटायर शेयर सारे के साथ उठाकर थर्ड पार्टी को दे दिया। थर्ड पार्टी से मुराद क्या? मैंने पहले बोर्ड पे भी आपको बताया था, जब थर्ड पार्टी है मीन थर्ड पार्टी लोन है, बाहर का बंदा है, बिजनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो सकती है? वो डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद है व्हेन अ पार्टनर विलफुली कमिट्स द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच का मतलब यहां पे खिलाफ वर्जी करना है, यानी कि वो जानबूझकर आपके पार्टनरशिप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी खिलाफ वर्जी करता है, और ये सब बातें जानते हुए कोई दूसरा पार्टनर फाइल कर देता है सूट कि यार ये हो रहा है हमारे बिजनेस में कोर्ट में, और कोर्ट फिर उसके जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है तो उस बिजनेस को खत्म करने के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट लिखे बेटा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, चंद एक लिख दिए मैंने इसलिए ताकि आप इसे मेमोराइज कर सकें। आप इसे जो बड़ा आसान सा है, भाई एक तो अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, बिजनेस लॉस में जा रहा है,
और उसने तीसरा पॉइंट है उसने अपना इंटायर शेयर जो है थर्ड पार्टनर को शिफ्ट कर दिया है, दे दिया है। और आखिरी जो था कि उसने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया है। तो ये कोई मुश्किल चीजें नहीं होती, मैंने लिखी हुई हैं जो बहुत आसान है, आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। आपके कॉमर्स की किताब में भी काफी सारी डिटेल लिखी होगी, आपकी अकाउंटिंग की किताब में भी काफी सारी डिटेल लिखी होगी। बेटा मैंने उसको थोड़ा सम करके इतनी चीजें लिख दी हैं ताकि आप उसे इजीली मेमोराइज कर सकें। ले जी, डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा? दिस इज द मेन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ प्रोसेस। जब वो काम जो किसी बिजनेस को या किसी फर्म को खत्म करने के लिए जो हम प्रोसेस शुरू कर रहे होते हैं उसे कहते हैं लिक्विडेशन, लिक्विडेट कर देना, खत्म कर देना, लिक्विडेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या क्या करेंगे? ये बात पहले बोर्ड पे भी हो चुकी थी, आपने गौर से देखना है। एंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, पहले तो बिजनेस एकदम रोका जाएगा, उसकी परचेज सेल्स खत्म की जाएंगी, जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं उन्हें रोका जाएगा। और जाहिर है कोई डेट दी जाएगी कि इस डेट के बाद कोई परचेज या सेल्स नहीं होंगी, किसी से पैसा लिया दिया नहीं जाएगा, यहां पे आप सब रुक जाएंगे। तो बिजनेस की एक खास डेट पे जाके उसे हम क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। सेल ऑफ एसेट्स है, पहले बोर्ड पे बात हुई थी, वही जो लिखा था हमने उसमें, सेल ऑफ एसेट, एसेट सेल किए। फिर क्या होगा? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को पे किया। और फिर क्या करेंगे हम? पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पे करें। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। अब इस पे भी आ सकता है जी, व्हाट आर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, व्हाट इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो सकता है? आप इसको बहुत इजीली ऐसा लिख सकते हैं। ले जी, आज के लेक्चर में हमने अभी तक जो चीजें सम की, एक तो हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनमें डिफरेंस देखा। इसके बाद हमने कुछ मोड्स पढ़े, 5 मोड्स थे हमारे पास, कि वो कौन कौन से मोड्स हैं, और वो मोड्स मैंने हेडिंग दे दी हैं आपको, आप उनको मेमोराइज कर सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, इस पे शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज मौजूद हैं। उसके बाद हमने एक डिसोल्यूशन प्रोसेस की बात की कि प्रोसेस क्या होगा, उसके 4 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप न्यूमेरिक करना शुरू करेंगे आपको ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ले बेटा, अब तक के लिए इसमें ये बेसिक थ्योरी थी आपकी डिसोल्यूशन की, ये इतनी ही थी। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में से बात करेंगे कि हम डिसोल्यूशन प्रोसेस जब चलाते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या चीजें हमें करके दिखानी है, कैसे कैसे एंट्रीज पास होती हैं, ये सारी बातें जो है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।